हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नए टॉपिक फड़ चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में कपड़े की पृष्ठभूमि पर लोक देवता देवनारायण एवं पावूजी आदि लोक देवताओं के जीवन पर आधारित एवं उनकी शौर्य गाथाओं पर बनाए जाने वाले पारंपरिक अनुष्ठानिक कुंडलित चित्र फड़ चित्र कहलाते हैं। फड़ केवल एक चित्र भर नहीं माना जाता, और इसको केवल एक चित्र ही नहीं मानते, अपितु यह अपने आप में एक देव स्वरूप है। इसलिए इसे बनाने वाले चित्रकार और बांचने वाले भोपा दोनों ही इसे पवित्र मानते हैं। भोपा पूरी फड़ को साक्षात देवता मानते हैं। वे इसे प्रतिदिन धूप अगरबत्ती लगाते हैं और इसे घर में पवित्र स्थान पर रखते हैं। वे एक बार इसे खोलने के बाद बिना वांचे बंद नहीं करते, यानी कि एक बार अगर फड़ खोल दिया तो उसको फिर पूरा बांधते हैं, उसके बाद ही इसको बंद करते हैं। फड़ के पुराने हो जाने पर उसे इधर उधर नहीं फेंका जाता। इतना पवित्र माना जाता है कि वो किसी के पैरों में ना आए या कूड़े में ना चला जाए, बल्कि पुष्कर ले जाकर पवित्र सरोवर में विसर्जित किया जाता है। फड़ चित्र किस प्रकार बनना प्रारंभ हुए, इस संबंध में अनेक मतभेद हैं। कुछ मानते हैं कि प्राचीन काल में भोपा गायक, जो गायक थे भोपा गायक, राजस्थान में प्रचलित देवताओं की गाथाएं गा गा कर सुनाया करते थे। उन्हें लगा कि यदि इन कथाओं पर आधारित चित्र बनवाकर गायन के साथ प्रस्तुत किया जाए, चित्रों के साथ गायन के साथ इसको प्रस्तुत किया जाए तो प्रस्तुति और भी अधिक प्रभावशाली लगेगी और यजमानों से उनको और अधिक धन धान्य मिलेगा। अतः उन्होंने फड़ चित्रकारों के पूर्वजों से इन लोक कथाओं पर आधारित चित्र बनाने का आग्रह किया और इस प्रकार फड़ चित्र बनना प्रारंभ हुआ। ये इस तरह की एक मत माना जाता है। दूसरा मत है राजस्थान की लोक कथाओं के जानकार डॉक्टर महेंद्र भानावत। वो एक किंवदंती है, उसके अनुसार कहते हैं कि जब देवनारायण जी का जीवन काल पूर्ण होने वाला था, तब लोक छोड़ने से पहले भक्तों ने उनसे आग्रह किया कि वे अपनी छवि भक्तों के लिए स्मृति स्वरूप प्रदान कर जाएं। तो इस आग्रह पर स्वयं देवनारायण ने अपने भक्त को कहा कि वह उनकी तस्वीर बनवाएं। तो चतुर छिपा के घर उनके भक्त गए और उससे कहा कि तुम देवनारायण जी की तस्वीर बनाओ। तो जो उनका भाट था, जो उनका भक्त था, उसने चतुर छिपा को कहा कि वह उसे भगवान की तस्वीर बनाकर दें। तस्वीर कैसे बनेगी ये मैं तुम्हें बताता जाता हूँ। उसमें 24 तो अवतार बनाओ और देवनारायण के कुल संबंधी जमीन आसमान में जितनी घटनाएं हुई वह सब बनाओ। चित्र पूरा होने पर जो उनका भाट भक्त था उसे लेकर देवनारायण के पास गया। तो चित्र देखकर भगवान बोले, अरे भाट, मैंने तो एक चित्र बनाने के लिए कहा था, तू ये क्या फड़ की फड़ ले आया। तभी से यह चित्र फड़ चित्र कहलाए और उन्हें बनाने की परंपरा आरंभ हुई। राजस्थान में जो पारंपरिक फड़ चित्र बनाए जाते हैं वो कौन किस किस लोक देवता के बनाए जाते हैं, तो उस संबंध में मैं आपको बताती हूँ। वो निम्न प्रकार के हैं जो फड़ चित्र बनाए जाते हैं। सबसे पहले आता है देवनारायण की फड़। देवनारायण राजस्थान के पूजनीय लोक देवता हैं जिन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। फड़ चित्रों की दृष्टि से यह सबसे प्राचीन फड़ है तथा इसकी माप भी सबसे बड़ी है। इसकी लंबाई 20 से 25 हाथ तक होती है। इसमें देवनारायण की कथा का चित्रांकन किया गया है। इस फड़ की प्रस्तुति 2 भोपा जंतर वाद्य
यंत्र बजाते हुए करते हैं। यह भोपे गुर्जर, राजपूत तथा बलाई जाति के होते हैं। इस फड़ के यजमान गुर्जर समुदाय के लोग होते हैं। दूसरी फड़ है पावू जी की फड़। यह फड़ राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है। इसकी लंबाई 15 से 20 हाथ तक होती है। इसमें मारवाड़ के कोलू गांव में जन्मे पावू जी की जीवन गाथा चित्रित की जाती है। उन्हें लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इन्हें रवारी अथवा राय का ऊंट पालक जो समुदाय के लोग हैं वो पूजते हैं। माना जाता है कि राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पावू जी को ही है। इस की प्रस्तुति भोपा एवं भोपी द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र बजाते हुए की जाती है। यानी कि जब इसका वाचन किया जाता है तब रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तीसरी है गोगा जी की फड़। गोगा जी, जिन्हें जहारवीर गोगा भी कहा जाता है, राजस्थान के लोकप्रिय देवता हैं और इन्हें पीर के रूप में पूजा जाता है। इन्हें सर्पों का देव भी कहा जाता है क्योंकि ये सर्पदंश से रक्षा करते हैं। विश्वास किया जाता है कि इनका जन्म गुरु गोरखनाथ के आशीर्वाद से 9वीं शताब्दी में हुआ था। इन्हें गायों की सेवा और रक्षा के लिए जाना जाता है। राजस्थान एवं गुजरात के रवारी समुदाय में इसकी बहुत मान्यता है। इन देवता की बहुत मान्यता है। अगला है रामदेव की फड़। कहते हैं कि रामदेव की फड़ का प्रचलन पावू जी की फड़ के बाद हुआ और यह पहले हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित हुई और वहां से यह मेवाड़ और मारवाड़ तक फैल गई। रामदेव जी राजस्थान के एक महत्वपूर्ण लोक देवता हैं और इन्हें भी विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी मान्यता यहाँ के मेघवाल समुदाय में बहुत अधिक है। यह फड़ चमार, बलाई, भाभी जाति के लोग बसवाते हैं। यह फड़ भोपा भोपिन दोनों मिलकर बांसते हैं और इस फड़ के वांचने में भी रावण हत्ता का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्ता इसमें बजाया जाता है। अगला है माता जी की फड़। इसे भैंसासुर की फड़ भी कहा जाता है। इस फड़ का प्रचलन बागरी समुदाय में है। इस फड़ का वाचन नहीं होता, इसे घर में रखा जाता है। इन फड़ों के अतिरिक्त जो मैंने आपको फड़ 5 प्रमुख फड़ बताई हैं, इन फड़ों के अतिरिक्त रामदला एवं कृष्ण दला की फड़ें भी बनाई जाती हैं। इन दोनों ही फड़ों का प्रचलन बहुत अधिक पुराना नहीं है। भारत में कुंडलित कथा चित्र बनाने की अनेक समृद्ध परंपराएं हैं, परंतु फड़ चित्र उन सबसे इस अर्थ में भिन्न होते हैं क्योंकि इनमें कथानक या घटनाओं का चित्रण क्रमशः एक के बाद एक नहीं किया जाता। जो घटनाएं हैं देवताओं से संबंधित, उनका चित्रण एक के बाद एक क्रमशः नहीं होता, बल्कि चित्र में विभिन्न घटनाएं यहाँ वहाँ बिखरी होती हैं। तो इस कारण जब प्रदर्शन के समय पूरा चित्र एक साथ खोलना पड़ता है, धीरे धीरे करके चित्र को नहीं खोला जाता क्रमशः, अपितु एक साथ पूरे चित्र को खोला जाता है। और फड़ चित्रों का जो प्रारूप है इस प्रकार निरूपित किया जाता है कि उसे देखकर दर्शक कथा का ठीक से अनुमान नहीं कर सकते। अगर भोपा द्वारा उस चित्रित कथा का विवेचन नहीं किया जाए तो आनंद लेना संभव नहीं है, इसलिए भोपा के वाचन की आवश्यकता अत्यंत आवश्यक है। कथानक के चित्रण में इसी विखराव के कारण भोपा भोपिन को नृत्य अदायगी और भावाव्यक्ति का अवसर मिलता है। फड़ चित्रकार मानते हैं कि फड़ के प्रारूप में स्थान विभाजन में घटनाओं के स्थानों को प्राथमिकता दी गई है, यानी कि जो घटनाओं के स्थान है उनको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। जैसे बाबूजी की फड़ में अजमेर, पुष्कर, कोलूमंड, लंका, सोडागाम आदि स्थानों की एक निश्चित स्थिति होती है और वहाँ घटने वाली घटनाएं उनके आसपास चित्रित की जाती हैं। तो इस प्रकार फड़ में चित्रों की प्रस्तुति और प्रतिकृति इस प्रकार संयोजित की जाती है कि संपूर्ण फड़ ही एक रंगमंच का आभास देती है। पर अब आता है कि फड़ जो चित्रकारी की जाती है, फड़ जो चित्रकला है, उसके लिए कौन सा कपड़ा यूज किया जाता है, कौन कौन से कलर यूज किए जाते हैं, उनके बारे में बताती हूँ।
परंपरागत रूप से फट चित्रण के लिए हाथ से बुना मोटा कपड़ा, जिसे रेजा या रेजी भी कहा जाता था, प्रयुक्त किया जाता था। पहले ये कपड़ा प्रयुक्त होता था, लेकिन आजकल मिल का बुना पतला सूती कपड़ा, कोसा एवं सिल्क का कपड़ा भी प्रयोग में किया लाया जाने लगा है। सबसे पहले फड़ का आधार तैयार किया जाता है। इसके लिए कपड़े को वांछित जो उसकी माप है उसमें काट लिया जाता है। उसको बिछाकर उस पर चावल का माड़ लगाया जाता है। सूखने पर माड़ लगे कपड़े की सतह को चिकने पत्थर से घोटा जाता है। घुटाई करने से माड़ कपड़े में बैठ जाता है और कपड़ा चिकना और एक साथ हो जाता है। इससे क्या होता है कि उसकी रंग पकड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है और रंग उसमें फैलता नहीं है। लेकिन आजकल तो अधिकांशतः सजावटी फट चित्र बनाए जा रहे हैं, जिनके चित्रण के लिए किसी पारंपरिक विधि विधान का पालन नहीं करना पड़ता, परंतु अनुष्ठानिक जो फट बनाने के लिए एक निश्चित विधि विधान है। कपड़े की सतह तैयार हो जाने पर चित्रकार द्वारा उस पर किसी कुंवारी कन्या से पीले कच्चे रंग से चित्रांकन की शुरुआत की जाती है। इनकी कुंवारी कन्या से पीले रंग से चित्रांकन की शुरुआत की जाती है। ये अनुष्ठानिक फड़ होती है। उसके बाद चित्रकार उसी रंग से फड़ का समूचा रेखांकन करता है। अब रेखांकित आकृतियों के चेहरे हैं और शरीर, उनमें केसरिया रंग भरा जाता है। उसके बाद आवश्यकता अनुसार पीला, हरा, कत्थई आदि रंग भरकर फड़ पूरी की जाती है। विभिन्न प्रकार के जो चरित्र हैं उनमें भी रंग के संयोजन का पूर्णतः शास्त्र सम्मत होता है। जैसे देवी पात्रों के चेहरे नीले, देव पात्रों के चेहरे लाल, राक्षस और पिशाचों के चेहरे काले, सात्विक पात्रों के चेहरे सफ़ेद नीले बनाए जाते हैं। तो इस प्रकार चित्रों के संयोजन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा जाता है। फड़ प्रस्तुति के दो प्रकार से महत्वपूर्ण उसके अंग हैं, कथा वाचन और कथा गायन एवं नृत्य। यद्यपि मूल कथानक एक ही होता है, पर प्रत्येक भोपा उसे अपने ढंग और निज कंठ के सुरीलेपन से विशिष्ट बना देता है। फड़ गायन में मुख्यतः कहरवा द्रुत लय, कहरवा अति विलंबित लय, कहरवा ताल मध्य लय और कहरवा मध्य लय का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः फड़ राजस्थानी बोली में ही बाँची जाती है, परंतु इस पर आंचलिकता का भी प्रभाव रहता है। जैसे मेवाड़ क्षेत्र के भोपा की बोली पर मेवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र के भोपा पर मारवाड़ी बोली का प्रभाव दिखाई देता है। पाबूजी की फड़ वाचने वाले भोपे नायक समुदाय के होते हैं। भोपा फड़ वाचन के समय मुख्य रूप से रावण हत्ता नामक वाद्य यंत्र बजाता है। यह जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र है, यह सारंगी से मिलता जुलता एक सरल वाद्य है, जिसे गज द्वारा बजाया जाता है। गज के दोनों सिरों पर घुंघरू बांधे जाते हैं, जो स्वर के साथ ताल देने का कार्य भी करते हैं। वर्तमान में फड़ चित्रकारी का कार्य भीलवाड़ा, शाहपुरा, कांकरोली, राजसमंद, कांकरोली के अंतर्गत राजसमंद और चित्तौड़गढ़ में हो रहा है। परंतु कांकरोली और चित्तौड़गढ़ जो स्थानों पर जो कार्यरत फूड़ी जोशी फड़ चित्रकार भी कहाँ से आए हैं? शाहपुरा और भीलवाड़ा से ही गए हैं। यानी कि मुख्य जो स्थान है राजस्थान में वो है भीलवाड़ा और शाहपुरा। शाहपुरा में शांतिलाल जोशी, दुर्गेश जोशी और राजेंद्र जोशी, ये तीनों एक ही परिवार के हैं, तीनों सगे भाई हैं। दुर्गेश जोशी और शांतिलाल जोशी को भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसके अलावा श्रीलाल जोशी भी एक प्रमुख चित्रकार हैं। जो श्रीलाल जोशी, नंदकिशोर जोशी, कैलाश जोशी, ये अलग सगे भाई हैं और ये भी फट चित्रकारी का कार्य करते हैं। श्रीलाल जोशी को भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। यानी कि जोशी
परिवार फट चित्रकारी में सरप्रमुख है और ये सभी फट चित्र बनाते हैं। पिछले 2 दशकों में फट चित्रों का स्वरूप और फट चित्रकार जोशी समाज दोनों ही बहुत बदल गए हैं। बदलते हुए आर्थिक सामाजिक परिवेश में फड़वाचक भोपा तथा परंपरागत फड़ श्रोता काफ़ी हद तक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि जो परिवर्तन है उसके अनुसार धीरे धीरे इसमें फड़ चित्रकारी में भी और श्रोतागण में भी परिवर्तन आता जा रहा है। फड़ चित्रकारों के बच्चे शिक्षित होकर अब अन्य व्यवसाय अपना रहे हैं और फड़ बचवाने वाले समाज भी सिकुड़ गए हैं। पारंपरिक जो फड़ चित्र हैं उनकी मांग अब बहुत कम हो गई है। इस कारण फड़ चित्र भी अब अपने नए स्वरूप में अपना नया अस्तित्व बना रहे हैं। तो ये मैंने आप लोगों को फड़ चित्रकला के बारे में बताया बच्चों। धन्यवाद।